पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट हिस्ट्री की एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। इन 50 क्वेश्चन में से अधिकतर क्वेश्चन PYQ हैं, यानी कि सीटेट के एग्जाम में जितने भी इतिहास के क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास की NCERT हिस्ट्री को भी समाहित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम को, जैन धर्म की शिक्षाओं को, वैदिक कर्मकांड, शिक्षकों के मध्य बातचीत। यहाँ पर पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा है विनय पिटक एक ग्रंथ है जो क्या दर्शाता है, बौद्धों के नियम को दर्शाता है। दरअसल बात ऐसी है, जो बौद्ध धर्म है इसमें कुल कितने पिटक हैं? 3 पिटक है। एक तो विनय पिटक की यहाँ पर बात मैंने आपको बता ही दी। विनय पिटक में क्या है? बौद्धों के नियम है, ठीक है। पहला पिटक है आपका सुत्त पिटक, और सबसे लास्ट में कौन सा है? अभिधम्म पिटक। कौन सा? अभिधम्म पिटक। अब इन तीनों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। विनय पिटक में क्या है? नियम है। बौद्ध संघ से रिलेटेड जितने भी नियम हैं, अनुशासन है, वो सारे के सारे विनय पिटक में आते हैं। वहीं सुत्त पिटक में बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध की जो बचपन की शिक्षाएं हैं, वो किस में आती हैं? सुत्त पिटक में आती हैं। वहीं जो अभिधम्म पिटक है इसमें क्या आता है? व्याख्या आती है। बौद्ध धर्म की जो व्याख्या है, सिद्धांत है, ठीक है। व्याख्या हो गई, सिद्धांत हो गए, ये सारे के सारे अभिधम्म पिटक में आते हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा आती है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम से संबंधित अनुशासन, ये सारे के सारे विनय पिटक में आते हैं। तो तीनों पिटक मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिए। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? रुकैया सखावत हुसैन, पंडित रमाबाई, मुमताज अली, रास सुंदरी देवी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रुकैया सखावत हुसैन। ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 19वीं और 20वीं सदी के दौरान प्रमुख महिला समाज सुधारक रही हैं। इन्होंने सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी लिखी है, जिनका नाम क्या है? रुकैया सखावत हुसैन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पंडिता रमाबाई की, ठीक है, ये संस्कृत की विदुषी थी। कौन थी ये दोस्तों? ये संस्कृत की विदुषी थी, यानी कि विद्वान थी। ये संस्कृत को जानने वाली एक पहली महिला थी। इन्होंने पूना में, ठीक है, जिसको वर्तमान में पुणे कहते हैं, वहां पर विधवा गृह निर्माण करवाया था। विधवा गृह का निर्माण किसने करवाया था? पंडिता रमाबाई ने करवाया था, पुणे में, ठीक है। तो ये इनके बारे में भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ किसकी? मुमताज अली की। इन्होंने कुरान पर आधारित महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा कहा। किसने कहा? महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये किसने कहा था? ये मुमताज अली ने कहा था। किसके आधार पर कहा था? कुरान का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जितना भी मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है, अतिरिक्त बताऊंगा, वो आप समझ लो कि पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो मुमताज अली के बारे में भी मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। करेक्ट आंसर यहाँ पर रुकैया सखावत हुसैन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? किस पर लिखी गई थी? ताड़ पत्रों पर या पत्थरों पर, कागज पर या लकड़ी पर? सबसे जो प्राचीनतम पांडुलिपियां हैं वो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। ताड़ पत्र यानी कि भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भी लिखी जाती थी। भुर्ज नामक जो एक पेड़ था उसकी छाल पर भी लिखी जाती थी। ये पेड़ आपका हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। भुर्ज पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे प्राचीन पांडुलिपियां भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर भी लिखी जाती थी। तो यहाँ पर ताड़ पत्र करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन 4। अष्टाध्यायी के लेखक हैं वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव, वाल्मीकि। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि ने किसकी रचना करी है? अष्टाध्यायी की रचना की है।
वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। किसकी? रामायण की रचना की है। वेद व्यास ने भगवत गीता, महाभारत जैसे ग्रंथों को इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि हैं उनके लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट श्रेणी में आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लो, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कंटेंट वाली क्लास में करवाया था, हिस्ट्री वाली क्लास में करवाया था। ठीक है, तो आईने अकबरी किसका भाग है? इसको सबसे पहले तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे जब मैं आपको छोटा सा पॉइंट यहाँ पर समझा देता हूँ। तो समझ लो आप। सबसे पहले यहाँ पर एक पुस्तक है अकबरनामा। कौन सी? अकबरनामा एक पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग को पहली जिल्द के नाम से जानते हैं, और दूसरा भाग जिसको सेकेंड जिल्द के नाम से जानते हैं, और एक है थर्ड जिल्द। ठीक है, थर्ड जिल्द को क्या बोलते हैं? आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। आईने अकबरी किसको बोलते हैं? तीसरे पार्ट को या तीसरे जिल्द को। अकबरनामा एक ग्रंथ है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। जो दोस्तों तीसरा भाग है, तीसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं? आईने अकबरी बोलते हैं। तीसरे वाले भाग में क्या है? पद के बारे में बताया गया है, राजस्व वेतन के बारे में बताया गया है, सैनिकों के बारे में बताया गया है, रीति रिवाजों के बारे में बताया गया है, सांख्यिकी दर्शन। ठीक है, सांख्यिकी दर्शनों के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। किसमें? आईने अकबरी में बताया गया है। ये आईने अकबरी की मैंने बात करी। जो पहली जिल्द है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें अकबर के पूर्वज का वर्णन है। पहली में पूर्वज का वर्णन है, और सेकेंड में किसका वर्णन है? शासन की घटनाओं का वर्णन है तीसरे में। ठीक है, सेकेंड में है शासन की घटनाओं का वर्णन, शासन की घटनाओं का वर्णन है। और जो तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं, थर्ड, ये मैंने आपको सेकेंड बताया। थर्ड में क्या है? वर्तमान समय है, पद है, वेतन है, ठीक है, राजस्व है, और सैनिक रखरखाव कैसे होगा, शासन की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, त्योहार, रीति रिवाज, कीमिया, दर्शन, सांख्यिकी दर्शन, ये सारा का सारा थर्ड पार्ट में आता है। बल्कि फर्स्ट पार्ट में पूर्वज आते हैं, सेकेंड में शासन की घटनाएं आती हैं, तीसरे में पद, वेतन, राजस्व, त्योहार, रीति रिवाज, ये सारे के सारे थर्ड पार्ट में आते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। लेखक को भी याद रखना, अबुल फजल। कौन? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आईने अकबरी में कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड वाला करेक्ट होगा। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है, जैसे पद के बारे में, वेतन के बारे में, राजस्व के बारे में, रीति रिवाज, त्योहारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड विकल्प लोक हो जाएगा, यानी कि करेक्ट हो जाएगा। अकबर के पूर्वज का वर्णन, घटनाओं का वर्णन, ये सेकेंड में आता है, पूर्वज आपके फर्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। ये मिर्जा हाकिम के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, 3 पार्ट मैंने आपको बताए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में सांख्यिकी दर्शन, यानी कि वर्तमान, पद, वेतन सब कुछ है। सेकेंड में शासन की घटनाएं हैं, और पहले में पूर्वज है। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको अबुल फजल ने लिखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? जलहड़, कालिदास, कलहड़, बिलहड़। तो ये भी आपकी पुस्तक में बताया गया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। एक लेखक है कलहड़, जो कि इतिहासकार है। कौन है? इतिहासकार कलहड़। ठीक है, इसने 12वीं सदी में किसका इतिहास लिखा है? कश्मीर का इतिहास लिखा है। 12वीं सदी के कश्मीर का जो वंश है या शासक वहाँ के हैं, उनके बारे में कलहड़ ने लिखा है। कलहड़ एक ब्राह्मण था, ये विद्वान था, ये इतिहासकार था। ठीक है, 12वीं सदी का अगर आपको कश्मीर का इतिहास पता करना है तो कलहड़ को याद किया जाता है।
कल्हड़ की पुस्तक याद रख लेना, ठीक है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, ठीक है, तरंगिणी इसकी पुस्तक का नाम है। ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। वैसे पुस्तक आपसे नहीं पूछी जाएगी, मैंने आपको बता दिया है। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी इसकी पुस्तक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका तात्पर्य क्या है? बिफोर कॉमन एरा। कहाँ पर है आपका? दूसरे विकल्प में है। BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा इसका मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष को रखा जाता है, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। तो जो अभिलेखागार होता है, ठीक है, अभिलेखागार होता है उसमें ऐतिहासिक पांडुलिपियां और दस्तावेजों डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? ऐतिहासिक वर्णन की बात कहेगी, ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव, ठीक है। कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है। मूल्यपरक निर्णय देना, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी ऐतिहासिक विषय को आप चुन लो और उसके उद्देश्य पर विचार करो, उद्देश्य तभी आप पाओ, मतलब कि उद्देश्य तभी आप निकाल पाओगे जब उसके बारे में आपको कारणात्मक संबंध स्थापित कर लोगे और उसका निष्कर्ष निकाल लोगे, तभी आप उसके उद्देश्य पर विचार कर पाओगे, ठीक है। कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? प्राथमिक स्रोत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राथमिक स्रोत क्या है, द्वितीयक स्रोत क्या है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है? आरंभिक मानवों की समझ के लिए कौन सा प्राथमिक स्रोत है? तो ये है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, ठीक है। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला से क्या पता चलता है? आरंभिक मानवों की जो सोच थी या उनकी जो समझ थी उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, PYQ है। यहाँ पर आपका चोल राष्ट्रकूट पांड्य राष्ट्रकूट नहीं होगा, चोल ना ही पाल होगा, पाल चोल पांड्य, चोल चेर पांड्य, ठीक है, पाल यहाँ पर भी नहीं होगा। तो कौन सा करेक्ट होगा? चोल चेर पांड्य। यहाँ पर याद रखना ये चोल चेर पांड्य है, ये दक्षिण भारत से रिलेटेड है, यानी कि चोल चेर पांड्य ये दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, ठीक है, दक्षिण भारत से रिलेटेड है। इन 3 को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? मूवेंदार बोला जाता है। जो दक्षिण भारत की रचनाएं हैं, जो तमिल की रचनाएं हैं, कौन सी? जो तमिल की रचनाएं हैं, इनको संगम कविताओं के नाम से भी जाना जाता है। संगम की रचनाओं के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, तमिल रचनाओं को। चलिए आगे यहाँ पर आपको बताता हूँ। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से लिखी। किस भाषा में लिखी थी? ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा संस्कृत में लिखी थी। हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? ये कन्नौज का राजा था, ठीक है। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला ही है, ठीक है। ये कन्नौज का राजा था हर्षवर्धन, और इसका जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या है? इसका दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि है। इसने हर्षचरित पुस्तक को लिखा है। किसको लिखा है? इतिहास में पूछा जाता है, हर्षचरित को इसी ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? इसने लिखा है इसको संस्कृत भाषा में, ठीक है। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा, संस्कृत भाषा में लिखा, जो कि हर्षवर्धन का
क्या था? दरबारी कवि था, जिसने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। चलिए आगे आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन 13, खाली जगह में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। कहाँ पर सबसे प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु में। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, आंध्र और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर डी विकल्प करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश है वहां से क्या प्राप्त हुए हैं? प्राचीन शैल चित्रकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है, हैगियोग्राफी संबंधित है। संत के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा, शासक के जीवनी लेखन से। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा संत के जीवनी लेखन से। संत के जीवनी लेखन को क्या बोला जाता है? हैगियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए, जिसे जाना जाता है। ठीक है, चाणक्य ने अनेक विचार लिखे, उस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? अर्थशास्त्र उस पुस्तक का नाम है, परंतु इसका संबंध राजनीति से है। ठीक है, इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारियां प्रदान करी गई हैं चाणक्य द्वारा, जिनको विष्णुगुप्त, ठीक है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य, ठीक है, चाणक्य एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसे विशाल ग्रंथ को लिख दिया। ठीक है, जो कि राजनीति से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है। चलिए आगे यहाँ पर आपको बताता हूँ। 16 नंबर का प्रश्न, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किस पर? पांडुलिपियां और अभिलेखों पर। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये मैंने आपको बताया, जो प्राचीन काल की जो पांडुलिपियां हैं वो ताड़पत्र अथवा भुर्ज नामक के पेड़ की छाल से मतलब कि पर लिखी जाती थी। भुर्ज का पेड़ हिमालय क्षेत्र में पाया जाता था, ये एक औषधीय पौधे के रूप में भी लिया जाता है। अभिलेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। ठीक है, जो दोस्तों क्या होते हैं अभिलेख, अभिलेख आपके पत्थर में भी लिखे जाते हैं, किसी कठोर धातु पर भी ये उत्कीर्णित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, उस पर भी धातुएं, उस पर भी कुछ लिखा जा सकता है, यानी कि अभिलेख के रूप में उस पर भी लिखा जा सकता है। पत्थर की जैसी कठोर जो सतहें होती हैं उन पर भी प्राचीन काल में अभिलेख लिखे जाते थे। तो दोनों यहाँ पर आपके कैसे होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही हैं। चलिए आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? किस प्रकार से लिखा जा सकता है? ये लिखा जाएगा एडी 2012, जैसे अभी चल रहा है 2024। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? तो 2024 एडी बोलोगे, 2025 को क्या बोलोगे? एडी बोलोगे। एनो डोमिनी इसका मतलब होता है, एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इतिहास से संबंधित प्रश्न था। यहाँ पर है 18 नंबर का प्रश्न, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी कि प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए प्राथमिक स्रोत आखिर होते क्या हैं। प्राथमिक स्रोत आखिर होते क्या हैं, द्वितीयक स्रोत आखिर होते क्या हैं? तो प्राथमिक स्रोत होते हैं एकदम प्रत्यक्ष वाले। ठीक है, जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो ये एक प्रत्यक्ष हो गया। जैसे आप किसी जगह पर गए हो, आपने कहीं पर तूफान देखा अपनी आंखों से, तो वो आपका होगा प्राथमिक स्रोत, यानी कि आपने प्रत्यक्ष देखा। या आप अपनी डायरी लिख रहे हो, शोध लेखन कर रहे हो, ठीक है, अपनी आत्मकथा लिख रहे हो, ठीक है, तो वो सारे प्रत्यक्ष किए जाते हैं, इसलिए उनको प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत समाहित किया जाता है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष हो वही प्राथमिक स्रोत हो। और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं? जिनका पहले इस्तेमाल हो चुका हो
और बाद में उनका उपयोग किया जाता हो। ठीक है, जैसे कोई लेखक अपनी पुस्तक लिख चुका है और कोई व्यक्ति उसको पढ़कर अपने शब्दों में पुनः उसकी व्याख्या कर रहा है, तो ये होता है द्वितीयक स्रोत। बस इतना ही यहाँ पर डिफरेंट होगा। अब आते हैं विकल्पों पर। आपको बताना है प्राथमिक स्रोत नहीं वाला। ठीक है, आत्मकथाएं। आत्मकथाएं ये प्रत्यक्ष लिखी जाती हैं, ये भी प्राथमिक स्रोत होंगी। समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, यानी कि जो समाचार पत्र बनाए जाते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर बनाए जाते हैं। किसी स्थान की घटना घटित होती है, फिर उसको अखबारों में छापा जाता है। तो ये भी दोस्तों एक प्रकार का क्या हुआ, ये भी एक प्राथमिक स्रोत हुआ। ठीक है, ये भी होगा यहाँ पर मौखिक इतिहास। ठीक है, मौखिक इतिहास, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी घटना को मतलब कि अपनी आंखों से देखा, बाद में उसको अपने मुख से बोल दिया, तो ये भी एक तरीके का प्रत्यक्ष हुआ, तो ये भी होगा। उपन्यास, ये आपका प्राथमिक स्रोत नहीं होता है उपन्यास। ठीक है, उपन्यास प्राथमिक स्रोत नहीं होता है, नहीं वाला बताना है, इसलिए डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहता है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? तो उन्होंने किस भाषा में इसको लिखी थी? इसको उन्होंने लिखी थी संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी थी। ठीक है, खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। चलिए आगे यहाँ पर आपको जानकारी बताता हूँ। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, प्राथमिक स्रोत से रिलेटेड या द्वितीयक स्रोत से रिलेटेड। क्वेश्चन 20, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, तृतीयक होगा, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द्वितीयक स्रोत। कैसे द्वितीयक स्रोत होगा, उस चीज को यहाँ पर आप समझो। यहाँ पर कहा गया है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह, संग्रह की यहाँ पर बात कही गई। किसकी? संग्रह कर लो जानकारी का। जैसे ये घटना पहले ही घट चुकी है मौसम से संबंधित, किसी व्यक्ति ने उस घटना को वहाँ पर अपनी आंखों से देखा होगा और उसको बुक में लिख लिया होगा, नोटबुक में लिख लिया होगा, तो वो तो वहाँ पर हो गई आपकी प्राथमिक। ठीक है, किसी व्यक्ति ने बाद में उस घटना को अपने में संग्रह किया। ठीक है, किसी भी प्रकार उसने उसको एकत्रित किया, उस न्यूज को उसने एकत्रित किया, जैसे आपने ही एकत्रित किया, तो आपके लिए वो द्वितीयक हो गई। आपके लिए कैसी हो गई? द्वितीयक हो गई। तो इसलिए यहाँ पर द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, संग्रह कर लिया ना। चलिए आपने समझ लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। कैसा वाला? गलत कथन बताना है। किसके बारे में? जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में। पहली बात, ये जो जनजातीय लोग होते हैं ये अपने दस्तावेज नहीं रखते हैं, इनका इतिहास मौखिक लेखन पर आधारित होता है। ठीक है, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा नहीं रखा, ये तो गरीब हैं, ये किताब कॉपी तक नहीं खरीद सकते हैं जनजातीय लोग। ठीक है, ये इतिहास कैसे लिखेंगे? इनके पास कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं रहता है। ठीक है, ये तो गलत है। गलत वाला ही आपसे पूछा है तो पहला ही यहाँ पर आंख मूंद कर करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सभी राइट होंगे जनजातीय लोगों के इतिहास को लिखने के बारे में। जैसे ये लोग अपने इतिहास को लिखने में किसका इस्तेमाल करते हैं? रीति रिवाजों का इस्तेमाल करते हैं, मौखिक परंपराओं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपराओं का इस्तेमाल करती है। ठीक है, यानी कि एक पिता अपने बालक को बताता है, वही बालक पिता बनकर अपने बालक को बताता है क्या घटित होता है हमारी जनजातियों में। तो इसी प्रकार इनका इतिहास लिखा जाता है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। बिल्कुल रहता है, ये करेक्ट है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी, ये भी करेक्ट है। गलत आपको बताना था, गलत यहाँ पर पहला वाला है। ठीक है, इसलिए ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आ चुका है। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास, यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है, कि तिथियों और काल के समयामिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं कथन। ठीक है, ये कैसे कथन है? भारतीय इतिहास की तिथियों और काल से रिलेटेड कथन हैं, जो कि वाद विवाद वाले हैं, उनको आपको सही वाला बताना है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में सबसे पहले किसने बांटा था? ठीक है, जेम्स मिल ने बांटने का प्रयास किया था।
भारत का इतिहास 3 पार्टों में डिवाइड किसने किया? जेम्स मिल ने डिवाइड किया, परंतु सभी लोग इस पर सहमत नहीं थे, क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये पहला तो गलत यहाँ पर हो ही गया। दूसरा कथन है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। बिल्कुल समस्यात्मक है। कोई लंबी घटना घट रही है, बीच का गैप गायब है, तो ऐसे में इतिहास एक कैसा हो सकता है? समस्यात्मक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपका सेकंड सही है, पहला गलत है। ठीक है, ए यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पर करेक्ट होगा थर्ड वाला। ए गलत किंतु बी सही, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, महलवारी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। महलवारी व्यवस्था 1822 में शुरू हुई थी। यह व्यवस्था मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर भारत में लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपके ये तीनों ही राइट दिए गए हैं, तीनों ही राइट दिए गए हैं। ठीक है, एक व्यवस्था थी महलवारी व्यवस्था, इसको होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था 1822 में, उत्तर भारत में इसको शुरू किया गया था। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 25 नंबर के प्रश्न की, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के काल में लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1793 में। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। ठीक है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त ये कहाँ पर लागू किया गया था? ये लागू किया गया था बिहार में। ठीक है, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, जो ब्रिटिश कालीन जो बंगाल था वहाँ पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। चलिए आगे यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराता हूँ 26 नंबर का, एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं औपनिवेशिक पर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास। यहाँ पर राइट आंसर होगा औपनिवेशिक। जब एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने में बदलाव लाता है तो वो औपनिवेशिक देश कहलाता है। जैसे ब्रिटिश कालीन अपना जो भारत था, गुलाम था, वो औपनिवेशिक भारत बन चुका था। ठीक है, क्योंकि उन ब्रिटिशर लोगों ने, गंदे लोगों ने भारत को बदल के रख दिया था। ठीक है, एक प्रकार के नकल करके बदलाव लाए थे भारत में, इसलिए भारत को भी औपनिवेशिक भारत के नाम से जानते हैं उस दौरान। ठीक है, चलिए 27 नंबर के प्रश्न की बात करता हूँ। 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स मिल था। कौन था? जेम्स मिल था। इसने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। कब डिवाइड इसने किया था? 1817 में डिवाइड कर दिया था। ये एक दार्शनिक था, फिलोसफर था, स्कॉटलैंड का था। ये एक अर्थशास्त्री भी था, इतिहासकार भी था। कौन? जेम्स मिल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था 1793 में शुरू किया था। चलिए यहाँ पर 28 नंबर के प्रश्न की बात करता हूँ। अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है, किसने कहा था? ये जेम्स मिल ने ही कहा था। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है? जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखी पुस्तक क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 30 नंबर का प्रश्न, कथन पर विचार करके सही विकल्प चुने। प्लासी का असली नाम पलासी था। पलासी का मतलब पलाश के फूल था। ये दोनों कथन आपके राइट हैं, एनसीईआरटी पुस्तक में बताया गया है। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, ये 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव उस दौरान बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट जो क्लाइव था और सिराजुद्दौला था, ये इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। वहीं मीर जाफर जो था उसने गद्दारी करी थी, जो कि सेनापति था किसका? सिराजुद्दौला का। उसी कारण यह युद्ध एकदम हार चुका था। कौन हार चुका था? सिराजुद्दौला हार चुका था। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है, वो यहाँ पर बाद की बात है।
तो वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।